नमस्कार। आज देश के कई जगहों पर यूजीसी के गाइडलाइंस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोर्ट ने भी यूजीसी के गाइडलाइंस को वेग बताते हुए स्टे ऑर्डर दे दिया था। कोई इसे जनरल के लिए खतरा बता रहा है, कोई इसे ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए जो राइट्स दी गई हैं उसको सेफ गार्डिंग को कहा जा रहा है कि वो छीना जा रहा है। सबके अलग अलग राय हैं। आप ऐसा भी कहना हुआ सुनेंगे कि 2012 में जो भी गाइडलाइंस आए थे यूजीसी के, वैसा ही सामान्य इसे भी ड्राफ्ट किया गया है। लेकिन यदि आप गहराई से समझना चाहें और देखना चाहें तो इसमें आप बहुत अंतर पाएंगे। यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन का केस फाइंड आउट होता है तो 2012 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कॉलेज का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर को अपॉइंट करता है, जिसको मैक्सिमम 60 दिन का टाइम दे दिया जाता है एक कंप्लेंट पर फाइनल एक्शन लेने के लिए। यदि कोई उस फाइनल एक्शन के ऊपर अपील करना चाहे तो 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। परंतु नया 2026 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन का केस फाइंड आउट होता है तो कॉलेज का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर एक इक्विटी कमेटी को बिठाता है, जिसमें कॉलेज का प्रिंसिपल, 3 सीनियर प्रोफेसर्स, ऐसे 9 लोग होंगे, जिसमें SC, ST, OBC, वुमेन और डिसेबल्ड सेक्शंस से रिप्रेजेंटेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है और इक्विटी कमेटी को मैक्सिमम 15 डेज़ का टाइम दिया गया है एक कंप्लेंट के ऊपर फाइनल एक्शन लेने के लिए। और यदि कोई फाइनल एक्शन पर अपील करना चाहे तो उसे बस 30 दिन का टाइम है उस फाइनल एक्शन के ऊपर अपील करने के लिए। 2012 की गाइडलाइंस में केवल डिस्क्रिमिनेशन की बात किया गया था, जो एक ब्रॉडर सेंस में था, बट 2026 के गाइडलाइंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी ऐड किया गया है, जो केवल SC, ST, OBC कम्युनिटीज़ को डिफ़ाइन करता है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वल्नरेबल बना देते हैं। 2026 के गाइडलाइंस के सेक्शन 7D में ये कहा गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशन क्लासरूम्स, हॉस्टल्स और अदर एकेडमिक पर्पसेस के लिए सिलेक्शन, सेग्रीगेशन, एलोकेशन करते टाइम पे ट्रांसपेरेंट, फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। पर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो सेग्रीगेशन टर्म को हम असर्ट करते हैं तो हम खुद डिस्क्रिमिनेशन को क्लियरेंस दे रहे हैं। 2012 की गाइडलाइंस में रैगिंग, हरासमेंट जैसे टर्म्स को अच्छे से डिफाइन किया गया है और डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशन को भी न्यूट्रल और वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से रखा गया है। बट 2026 के गाइडलाइंस में उन सब को ओमिट किया गया है और मोस्टली डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। पर यहाँ ही खेल बदल जाता है। यदि आपको याद हो, SC, ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, परंतु यदि आप उसके 2018 से लेके 2022 तक का कन्विक्शन रेट का डेटा उठा के देख ले तो एक साल में भी 30% से ज़्यादा उसका कन्विक्शन रेट नहीं रहा है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि यदि ऐसे लीगल सेफगार्डिंग को लेकर यदि सही तरीके से एग्जीक्यूट, फ्रेम और इसको लेकर पब्लिक को एजुकेट नहीं किया गया है तो हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी नहीं अचीव कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक केस स्टडी का रेफरेंस दिया गया है, जहां पर आप एक जनरल कैटेगरी के फ्रेशमैन हैं और आपका जो सीनियर है वो रिजर्व कैटेगरी का है। जब आप अपने सीनियर्स से रैगिंग को फेस करते हैं और उनके ऊपर जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपका सीनियर आपके ऊपर रिवर्स कंप्लेंट फाइल कर दे और यहाँ पर टाइम कम होने के कारण हो सकता है कि इंक्वायरी सही से ना हो पाए और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन में जनरल कैटेगरी का ना होने के कारण और रैगिंग, हरासमेंट जैसे टर्म्स को ओमिट करने के कारण हो सकता है कि आपके सीनियर का कंप्लेंट जो है आपके कंप्लेंट से पहला कंसीडर कर सकते हैं। ये सब एक तरफ है, तो दूसरे तरफ ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और यूजीसी का भी यही कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन का जो केसेस है वो जब आप पिछले 5 साल का डेटा देख लेते हैं तो वो 100% से ज़्यादा बढ़ गया है और वो ये दर्शाता है कि जो भी ऑप्रेस कम्युनिटीज़ का स्टूडेंट्स है उनको एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन से बचा सकता है। तो धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपने इस पूरे वीडियो को देखी होगी और आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हम मिलते हैं किसी अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, आभार।